समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का देश है। यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन की विविधता इसे और भी समृद्ध बनाती है। भारतीय टेक्सटाइल उद्योग का इतिहास काफी पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन वस्त्रों से लेकर मुगल कालीन वस्त्र भारतीय परंपरा की विविधता को प्रदर्शित करता है। यह ग्रामीण क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता भी है। अपनी अनूठी समृद्ध विविधता के कारण भारतीय हथकरघा निर्मित वस्त्रों की अपने शिल्प कौशल और डिजाइनों की जटिलता की वजह से भारतीय बाजार के साथ साथ दुनिया भर में लगातार उच्च मांग रही है। जब महात्मा गांधी ने आदर्श गांव का सपना देखा था तो उसकी सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उस गांव में रहने वाला हर ग्रामीण आत्मनिर्भर था। ये सपना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश आए थे तो हमारे बुनकरों को, हमारे कारीगरों को, खासकर जो ग्रामीण परिसर में रह रहे थे, उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। हैंडलूम इंडस्ट्री उस वक्त पूर्ण रूप से नष्ट कर दी गई थी। आज आज़ादी से लगभग 75 वर्ष बाद स्थिति काफ़ी बदली हुई नज़र आती है। आज जो खूबसूरती हमें नज़र आती है गांव में, वो उस वक्त से काफ़ी अलग है। बेहतरीन बात यह है कि हमारा गांव एक बार फिर से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चला है। हमारे कारीगर, हमारे बुनकर न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान बना रहे हैं। आज हम आपको गोड्डा के एक ऐसे ही खास गांव में लेके जाने वाले हैं जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगभग हर परिवार किसी न किसी रूप से हैंडलूम की इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। हमारा गंतव्य है भगैया पंचायत, जो कि गोड्डा जिला में स्थित है। वक्त नहीं गवाएंगे, निकल चलिए हमारे साथ इस यात्रा पर। झारखंड के सिल्क नगरी के नाम से मशहूर भगैया में विश्व प्रसिद्ध सिल्क का उत्पादन होता है। भगैया भारत के झारखंड राज्य के गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी प्रखंड का एक गांव है। यह जिला मुख्यालय गोड्डा से उत्तर की ओर 56 किलोमीटर दूर है। यहाँ दैनिक जीवन की लय तसर रेशम उत्पादन की कलात्मकता के साथ गूंजती है। इस गांव का हर घर इस कालातीत शिल्प से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। हथकरघा और चरखों की मधुर ध्वनि भगैया की बुनाई विरासत के सार को समेटे हुए है। यहाँ हथकरघा पर सावधानी पूर्वक बुना गया प्रत्येक धागा बुनकर के शिल्प कौशल की प्रशंसा करता है। सिल्क नगरी भगैया का मूल निवासी हूँ। मेरा पैतृक गांव भगैया है। यह गांव गंगा वाहिनी गंगा के दक्षिण दिशा में और मिर्जा चौकी से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के लगभग 3-4 स्टेट के बुनकर जो विस्थापित अन्य जगह से होते हैं यहाँ आकर बसते हैं और यहाँ मूलतः शिल्प पर काम होता है। यहाँ के सभी घरों में बुनाई और ब्रश पेंटिंग, धागा कताई का काम होता है। यहाँ पर लगभग 2500 हस्तकरघा पर काम, लगभग 5000 बुनकर यहाँ से पलते हैं और यहाँ पर जो मजदूरी होता है सरकार के अनुरूप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय ज़्यादा हैं। लगभग गांव का 95% लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं जो स्वयं बुनाई का काम कर के अपने जीविकापार्जन करते हैं। इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय प्रमुख रूप से बुनाई ही है। परिवार के सभी सदस्य बुनाई कार्य में योगदान देते हैं। घर की महिलाएं और बच्चे बुनाई की तैयारी की प्रक्रिया में मदद करते हैं, जबकि पुरुष सदस्य हथकरघे पर कपड़ा बुनते हैं। यह क्षेत्र तसर आधारित रेशम धागे और कपड़ों के उत्पादन में समृद्ध है। भगैया गांव में रेशम उत्पादन की यात्रा कोकून अर्जित करने से शुरू होती है, जिसका आयात दूसरे जिलों से किया जाता है।
हालांकि जो बात इस गांव को वास्तव में अद्वितीय बनाती है वह है उत्पादन के हर अगले कदम का गांव की सीमा के भीतर ही क्रियान्वित होना। ये वाला जो है गोटी, ये ढाबा गोटी है, इसका ये महीन वाला तस्सर निकल रहा है, इसका मुंह खुला हुआ है, ये फोंकी ये आधा दाम में हो गया, जो कि मोटा वाला गिच्चा है। जो इसका भी साड़ी हम लोग बनाते हैं और इसका भी साड़ी बनाते हैं, दोनों को हम लोग साड़ी बनाते हैं, जो कि यहाँ से आपका रांची जा रहा है, कह रहे मतलब वहाँ हम लोग भेज रहे हैं। और प्राइवेट में ऐसे आप लोगों का साहब लोग आया तो खरीदा। यहाँ 4-5 छोटा दुकान भी है साड़ी का। उसमें जो अच्छा जो बुनकर जो था वो सबको लेके हम लोग 11-12 बुनकर अभी तत्काल रखे हुए हैं और अपना उनसे कपड़ा बना के अपना एक दुकान खोल लिए हैं, जो यहीं पर सामान रख के बेचते हैं। बाहर से व्यापारी लोग आते हैं यहाँ पे लेने के लिए कपड़ा, और अपना जो है व्यापार मेरा चल रहा है। प्रारंभिक चरण में कोकून को एक विशिष्ट तापमान पर उबाला जाता है। उबालने से कोकून नरम हो जाता है, जिससे रेशम के धागे निकालने में आसानी होती है। इसके पश्चात गांव की महिलाएं इससे धागा निकालने का कार्य करती हैं। रेशम के रेशों को बड़ी ही बारीकियों के साथ उंगलियों से पकड़कर इन महिलाओं द्वारा धागे में बदल दिया जाता है। ये अभी हम कोकून से नस्सी निकाल रहे हैं, इसको बॉयल करने के लिए। इसको बॉयल करके दूसरे से हम देंगे, इसको घिच्चा निकालने के लिए, घिच्चा हम लोग बोलते हैं, उससे निकाल के फिर उसको सुखाएंगे। सुखाए के हम लोग नटाई से जो उभारता है ना, एक नटाई होता है, उससे उभार के फिर नरी उरी भरेगा, फिर तानी बीनेंगे जो बीन रहे हैं उधर। पहले तो सोडा वगैरह नहीं मिलता था, तो इसलिए मेरी सास खेत में जाके मट्टी जैसा में लाते थे और उसी से बॉयल करते थे। और अभी हम लोग है कि मिट्टी से नहीं, सोडा से बॉयल करते हैं। सब अपना अपना भरण पोषण बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने के लिए कुछ इनकम कर लेते हैं। घर में यही हम सिखा देते हैं ना, तो जो नहीं जानते वो भी सीख जाती है, काम करती है और ले जाके करती है। महाजन यहाँ से कोकून लेती है, करती है, मजदूरी के टाइप से उसको मिलता है पैसा। और हम सिखा दिए उसको, तो भी बेचारी नामे लेती है हमको कि दीदी सिखा दी, तो हम भी अपना बाल बच्चा का भरण पोषण करते हैं। ठीक है, हम जो नहीं जानते उसको हम बुला बुला करके सिखाते हैं। इसके पश्चात पूरी तरह से सुलझे हुए कोकून से रेशम की एक ही डोर बनती है। जैसे ही रेशम का धागा रील पर लोड होता है, यह एक सतत स्ट्रिंग बनाने के लिए स्वचालित रूप से दूसरे धागे से जुड़ जाता है। रेशम के धागों में मौजूद सेरेसिन धागों को परस्पर चिपकने में मदद करता है। इसके बाद रेशम उत्पादक सूत बनाने के लिए इन लंबी डोरियों को एक साथ मोड़ते हैं और फिर हथकरघे पर विभिन्न प्रकार के कपड़ों का निर्माण किया जाता है। ये कारोबार जो है ना पूर्वजों से चल रहा है। हमारे दादा परदादा सब जो है वो शुरू से ही ये कारोबार कर रहे हैं। और यहाँ का जो है ना एक एक बच्चा जो है ना, बच्चा जन्म लेता है, इस कारोबार का जो है ना देख रेख शुरू कर देता है। जैसे होश हुआ पढ़ाई भी करता है और घर में अपना काम भी करता है। हम पेशेवे से एक बुनकर हैं, जो कि हमारे यहाँ बहुत पूर्व से यह काम चलते आ रहा है और हमारे बाप दादा सब भी यह काम करते आ रहे हैं। हम लोग का मार्केट के लिए तो काम, जैसे हम लोग पहले घर में साड़ी अपने से बनाते हैं, इसके बाद फिनिशिंग करवा के फिर मार्केट जाते हैं। मार्केट में तो इसका मतलब हम लोग का उतना प्राइस मिलता नहीं जितना कि हम लोग को चाहिए, फिर भी गुजारा करने के लिए कुछ तो ये होना ज़रूरी है। तो हम लोग यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हम लोग का कुछ मार्केट अच्छा मिले, जो कि देखिए हमारे यहाँ महिला भी मिलजुल के काम करती है। जैसे यही साड़ी में मधुबनी सब कर देते हैं, कुछ हम लोग स्क्रीन प्रिंट भी करके मार्केट में बेचते हैं। एक बार जब साड़ियों की बुनाई की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो अगला दिलचस्प अध्याय गांव की कुशल महिलाओं के हाथों में खुलता है। सावधानी पूर्वक और कलात्मकता के साथ ये महिलाएं कपड़ों में प्रिंटिंग का काम शुरू करती हैं।
प्रत्येक कपड़े को यह अपनी अनूठी रचनात्मकता के स्पर्श से भर देती हैं। अपनी शिल्प कौशल के माध्यम से ये महिलाएं न केवल साड़ियों के सौंदर्य शास्त्र में योगदान देती हैं, बल्कि अपनी रचनाओं के ताने बाने में कहानियों और परंपराओं को भी बुनती हैं। दो ढाई साल से कर रहे हैं, 2-3 साल से। और हमारे गांव में हैंड पेंटिंग का सभी महिलाएं, दीदी सब और लड़की सभी, लड़कियां सभी करती है हैंड पेंटिंग का काम। हाँ, ट्रेनिंग भी लिए हैं और खुद से भी करते हैं। हम लोग का पेंटिंग सीखे हम लोग अपने परिवार से। हम आए तो सीखे, पहले लाइनिंग किए, उसके बाद भरनी, जो जैसा कलर है वो कलर लोग भरते। इससे पहले मेरी सास लोग वो धागा हुआ निकालने का काम करती थी, तो हम लोग भी वो सब सीखे। वो सब करते करते हम लोग का भी कुछ दिमाग में आया कि कुछ और बेसिक करें अपना दिमाग से। तो वही साड़ी में, दुपट्टा में स्केचिंग करने लगे, उसमें कलर भरवाने लगे। खुद से करते हैं, घर में भी करते हैं, ज़्यादा हो जाता तो बाहर भी मतलब अगल बगल में दे करके काम करवाते हैं। ये जो मधुबनी का काम है हम 4 साल से कर रहे हैं और इसमें इंटरेस्ट है करने में, तो किए जा रहे हैं। अच्छा भी लगता है करने में मधुबनी पेंटिंग। और इसमें मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं कि मतलब सीखना चाहती है ये मधुबनी पेंटिंग, तो उसको हम सिखा भी देते हैं। हम ये काम मधुबनी पेंटिंग 6 ईयर से कर रहे हैं। पहले तो गांव में ये सब काम था नहीं, थोड़ा बहुत मेरा हॉबीज़ था, जो बचपन से हम थोड़ा बहुत पेंटिंग करते थे। और थोड़ा सा हमको मोबाइल में इंटरनेट से पता चला मधुबनी पेंटिंग के बारे में, तब से हम करना शुरू किए। पहले थोड़ा सा डर लगता था लाइन खींचने में या बत करने में साड़ी में, लेकिन थोड़ा सा गांव वाला भी थोड़ा सा हम सपोर्ट किया और फर्स्ट बार हम पर थोड़ा सा विश्वास करके ये वाला काम हमको दिया, जिसमें हम बेस्ट करके दिखाए हैं। आधुनिक होते इस दौर में अब यहाँ कारखानों में कंप्यूटर से डिजाइन करके इसे साड़ियों में प्रिंट किया जाने लगा है। इससे डिजाइन का विकल्प बढ़ गया है और काम भी आसान हो गया है। यहाँ साड़ियों पर प्रिंटिंग के लिए एक फैक्ट्री मौजूद है। एक साड़ी पर प्रिंटिंग करने में लगभग 400 से 500 रुपए का खर्च आता है। प्रिंटिंग की स्याही कोलकाता से लाई जाती है, जो कि पक्का रंग होता है और पानी में धोने के बावजूद भी रंग नहीं छोड़ता है। मेरे यहाँ डाइंग और प्रिंटिंग का काम होता है। अभी तो प्रिंटिंग चल रहा है काम का, अभी तो अप है, डाउन है थोड़ा, वैसा अभी मार्केट नहीं है। जो भी देता है गांव में, गांव का ही सब साड़ी सब जो भी रहता है प्रिंटिंग करके हम लोग देते हैं। जिसका रहता है वो यहाँ से प्रिंट करके हम देते हैं, वो डाइंग करता है, वो फिर कैलेंडर करता है जाके यहाँ बगल में ही है। यहाँ पे जैसे कि गांव में सारा मटेरियल जो कस्टमर लोग का रहता है वो मटेरियल लाके तैयार करते हैं, साड़ी, दुपट्टा, थान। यहाँ पे सिर्फ हमको ये कारखाना है, पॉलिश कारखाना है, पॉलिश करते हैं, मजदूरी बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। 4-5 हम लोग अंदर में इसके रहते हैं। काम का यही लगभग काम का रेशियो जो है घटते जा रहा है। यहाँ का क्वालिटी जो है उसके कारण घटते जा रहा है। क्वालिटी के कारण मार्केट में वैसा रेट भी नहीं मिल पाता है आदमी को जो सही क्वालिटी दे। इस गांव में बड़े पैमाने पर रेशम की साड़ियां तैयार की जाती हैं, जो कि प्रिंट होने के लिए यहाँ निर्मित कारखानों में आती हैं। यहाँ प्रिंट करके उसे देश के अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है।
रेशम नगरी के नाम से मशहूर भगैया का हर एक ग्रामीण, यहाँ हर एक परिवार किसी न किसी रूप से तसर के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। फ़िलहाल हम जहाँ मौजूद हैं कि यहाँ का कारखाना है, डाइंग कारखाना है, जहाँ पर साड़ियों में या फिर तसर के जितने कपड़े हैं उस पर स्क्रीन प्रिंटिंग होती है और साथ ही साथ डाइंग भी की जाती है। इनके जो ग्राहक है वो आमतौर से गांव के ही लोग हैं जो इसके उत्पादन से जुड़े हुए हैं। कुछ भागलपुर से भी यहाँ पर आते हैं और जो एंड प्रोडक्ट है वो न केवल झारखंड के अलग अलग ज़िलों में बल्कि उसके साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में भी जाता है, कुछ विदेशों तक भी जाते हैं। लेकिन अभी भी इन्हें मार्केटिंग की सख्त आवश्यकता है और इसके साथ ही सरकार के कुछ ऐसे कार्यक्रम जो यहाँ तक पहुँच जाएँ अगर, तो इन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा। पुराने दिनों में भगैया गांव में रेशम उत्पादन की पूरी प्रक्रिया पारंपरिक रूप से की जाती थी। हालांकि हाल के दिनों में गांव के कुछ बुनकरों ने मशीनों की सहायता को अपना लिया है, जिससे उनके काम में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। हम लोग का पहले ये वाला जो है ना, पहले हाथ से होता था तो उसमें एक ही होता था और टाइम लगता था। मशीन के आ जाने से 12 एक ही बार में चलता है और हम लोग का काम जल्दी होता है। और फिर वो पहले वो जो धागा निकलता है ना, पहले कोकून रहता है, उसको सिझाया जाता है, मतलब उबाल के फिर उसको निकालते हैं, फिर उसको ऐसे ऐसे घुमा घुमा के मतलब नरी जैसा रहता है उसमें भर के तब फिर बुनाई होता है। 30 वर्ष से मैं इस रोज़गार से मैं जुड़ा हुआ हूँ और ये जो है बाइबिन को घुमाने का काम मैं करता हूँ। इसको ये धागा जो है यहाँ से जो हमें कारीगर के द्वारा हमें मिलता है और इसको हम इसको घुमा करके देते हैं। और ये जो है अलग अलग प्रकार के धागा हैं। ये इंडियन धागा है, इसे जो बेंगलोर से बन के आती है ये, और ये चाइनीज़ धागा है। ये इसका शाइनिंग और इसका लास्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बेहतर होता है। कपड़ा थोड़ा इसका देखने में ज़रा अच्छा लगता है। ये भी ठीक है लेकिन इसमें थोड़ा शाइनिंग थोड़ा कम है। मशीन में तो जो आप सेट कर दिए वही सारा बनेगा। इस पे तो हर साड़ी के बाद हम डिज़ाइन बदल सकते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि उसका कुछ मदद मिले सरकार से, जो कि हम लोग भी थोड़ा सा उत्पादन में वृद्धि कर सके। इस परिवर्तन से उत्पादन प्रक्रिया में काफी तेजी आई है। हालांकि गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी आर्थिक मुश्किलों के कारण इन मशीनों को खरीदने में असमर्थ है। हम लोग जैसे कि ऐसे कर रहे हैं और मशीन अगर मिल जाता, सरकार दे देता हेल्प मशीन का, तो और अच्छा रहता। उसमें कि कुछ ज़्यादा धागा भी कटता और हाथ का परेशानी कम होता, मशीन से कटता। इसीलिए हम सोच रहे कि सरकार अगर हम लोग को मशीन दे तो बहुत अच्छा रहे, हम लोग को कमाने खाने का जरिया, बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने का। भगैया गांव में तसर रेशम बुनने की कला केवल एक कौशल नहीं है, यह पीढ़ियों से चली आ रही विरासत है। लूम का जो भी सारा काम है, नया लूम बनाते हैं, रिपेयरिंग करते हैं और बाहर भी काम करने जाते हैं। रांची भी कई बार हम गए हैं, वहाँ भी काम करके आए हैं सेंटर के थ्रू, और यहाँ गांव घर में भी करते हैं। हाँ, लूम का स्पेशलिस्ट मेरा यही काम है, सिर्फ हम लूमें बनाते हैं। ऐसे हालांकि दरवाज़ा खिड़की भी बनाते हैं, लेकिन लूम वाला काम स्पेशलिस्ट है हमारा। यही पूरा गांव में करते हैं, बाहर भी जाते हैं। रीड बेचते हैं, रीड इंग्लिश हुआ रीड, हिंदी में लोग कहते हैं साना, और मोहम्मदन लोग बोलता है इसी को राज। और शटल जो है, शटल इंग्लिश शब्द है, हिंदी हम लोग का ढरकी है या लार है। उसके बाद आपका चरखा है, लोहे का चरखा, चरखी है, और आपका बहुत छोटा मोटा सामान बहुत सा है। ये सामान जो जितना भी टूटता फटता है सब यहीं मिल जाता है, लोग आके ले जाते हैं। माताएं धैर्यपूर्वक अपना अनुभव और यह जटिल ज्ञान अपनी बेटियों को प्रदान करती हैं, ताकि यह प्राचीन शिल्प के नाजुक धागे अगली पीढ़ी के कपड़े में निर्बाध रूप से बुने जाते रहें। पिता भी अपनी भूमिका निभाते हुए अपने बेटों के साथ बारीक तकनीकों को साझा करते हैं। इस प्रकार सदियों से इस गांव में तसर रेशम की कालातीत सुंदरता को संरक्षित और संवर्धित किया जाता रहा है। हम
थोड़ा इसमें ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा कि काम धंधा में। मेरा घर में मेरा पापा है, दादी है, मम्मी है, मेरा बहन है, मेरा भाई है, तो हम भी थोड़ा इस काम में ध्यान देते हैं। तो हम थोड़ा भी काम नहीं जानते हैं, हम सीख रहे हैं। हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आगे चल के हम भी हाथ बढ़ाएंगे। यह गांव आत्मनिर्भरता का जीवंत प्रमाण है। प्रत्येक घर रेशम उद्योग में योगदान दे रहा है। भगैया में रेशम बुनाई द्वारा न केवल पारंपरिक कौशल को संरक्षित किया जा रहा है, बल्कि इससे पूरे समुदाय में आर्थिक स्वतंत्रता को भी बढ़ावा मिल रहा है। झारग्राम से मिलता है, मतलब यहाँ सेंटर से काम, वही कोबा लाते हैं, उबालते हैं। वो काम तो मतलब कि जैसे वहाँ झारग्राम तक जो मिलता है ना, वो ख़त्म हो जाता है ना, घर से खरीद के भी पड़ता है, और कोई भी देता है तो ऐसे घर में काटते हैं। आज जैसे कि अगर सेंटर से मिलेगा तो सेंटर से भी काम करते हैं। 11 महिला से जुटल है और सेंटर से लाते हैं गोटी। नहीं देने पर हम अपना घर के भी यूज करते हैं गोटी, और ऐसे महिला बैठ के हम लोग और समिति चलाते हैं। बदलाव के सफ़र में, उन्नति के सफ़र में महिलाओं का एक बड़ा ही अहम योगदान रहता है। इस गांव में पुरुष तो खैर एक बड़ा ही अहम योगदान निभा रहे हैं तसर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में, लेकिन उसके साथ साथ महिलाएं बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। यहाँ ये समूह से जुड़कर भी कार्य कर रही हैं। उसके साथ साथ कई ऐसी भी हैं जो कि इंडिविजुअली भी काम कर रही हैं। साड़ियों पे या फिर कपड़ों पे जो खूबसूरत डिज़ाइंस हम देखते हैं, जो खूबसूरत कलाकारी हम देखते हैं, या फिर जो धागों को निकालने का कार्य होता है, वो गांव की महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। और अगर थोड़ा बहुत इन्हें और सपोर्ट किया जाए, सरकार का थोड़ा और साथ रहे, तो जो आज ये कार्य कर रही हैं इसे और बेहतरीन रूप से आने वाले समय में ये कर पाएंगी। भगैया गांव में हथकरघा की लयबद्ध गूंज के बीच संघर्ष की कहानी भी सामने आती है। यहाँ झारक्राफ्ट ने सराहनीय प्रयास किया है, लेकिन अनौपचारिक काम अभी भी कायम है, जिससे बुनकरों की संभावित समृद्धि पर ग्रहण लग रहा है। एक मजबूत नेटवर्क और बाजार की अनुपस्थिति ने कई कारीगरों को ऐसी नीतियों के लिए तरसने पर मजबूर कर दिया है जो उनकी कला और आजीविका का उत्थान कर सके। अफसोस की बात है कि कुछ लोगों ने अपने करघे बंद कर दिए हैं और रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों में शरण ले ली है। यहाँ एक ऐसे समाधान की आवश्यकता है जो भगैया के बुनकरों के लिए एक उज्जवल भविष्य का द्वार खोल सके। एक न्यूनतम उद्योग जगत में जितनी सुविधाएं या गांव में पर्याप्त है, लेकिन भारत सरकार द्वारा या स्टेट सरकार द्वारा कई एक जैसे लोन की व्यवस्था नहीं होने के वजह से और इसमें ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, डेवलप नहीं हो पा रहा है। हमारे गांव के लोग बहुत सादे सीधे हैं। यदि मुद्रा लोन, अन्य लोन से सबों को समय पर ऋण मुहैया हो जाए तो और सभी बुनकर हमारे अग्रसर पथ पर तेजी से बढ़ेंगे। आजादी के बाद भारत सरकार ने समृद्ध भारतीय हथकरघा विरासत उद्योग के पिछले गौरव को पुनर्जीवित करने और क्षेत्रीय हथकरघा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए न केवल कई योजनाएं शुरू की है, बल्कि विभिन्न तरह से हस्तक्षेप भी किया है। अगर उन योजनाओं को सही ढंग से यहाँ धरातल पर उतारा जाए तो आने वाले दिनों में यहाँ के ग्रामीण एक विकासशील सफर की यात्रा करने में पूर्ण रूप से सफल हो पाएंगे। 17 सितंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का ये उद्देश्य था कि हमारे देश के कारीगरों को बढ़ावा मिल सके, उन्हें सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा सके। अगर हम योजना में दिए प्रावधान की बात करें तो इसके अंतर्गत न केवल कारीगरों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, बल्कि इसके दौरान उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाता है, 15,000 तक का टूल किट उन्हें प्रदान किया जाता है और आने वाले समय में उन्हें 3 लाख तक का लोन भी दिया जाता है। अगर इस योजना को सही ढंग से इस गांव में उतारा जाए तो वैसे बुनकर जो आज छोटे स्तर पर कार्य कर रहे हैं उन्हें बढ़ावा भी मिल सकेगा और वो आगे चलकर बड़े स्तर पर कार्य कर पाएंगे। इसी के साथ अब हम इनके कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे गाँव यात्रा के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।